Hello, my dear CA Foundation के प्यारे प्यारे students. So we have started with the chapter that is inventory और ये inventory हमारा Ind AS 2 भी है, that is Indian Accounting Standard. अभी हम accounting standard cover कर रहे हैं. We are going to cover the accounting standard. So this is accounting standard 2. This is accounting standard 2. ओके हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि इन्वेंट्री को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, कॉस्ट और एनआरवी. जो भी इनमें से लोअर होगा हम उसको उठा लेते हैं. यही हमारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल है. यही क्या है हमारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल. और इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए हमारे पास लीफो मेथड है, फीफो मेथड है, देन वी हैव वेटेड एवरेज प्राइस मेथड. राइट. सो और क्या हमने करा था, हमने डिफाइन करी थी इन्वेंट्री की. और इन्वेंट्री की डिफाइन में हमने ये देखा था कि द स्टॉक विच इज हेल्ड फॉर सेल और प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सब इसी में ही आपके कवर होकर चलते हैं. राइट. देन हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे कि हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे निकालते हो. जब आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हो तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आपने अपने नोटबुक पे जहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करी हुई है वहाँ पे ये चीज़ भी लिख के चलिए. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नथिंग बट द सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के चलते हैं. क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का हो सकता है, 30 जून का हो सकता है, 15 जून का हो सकता है. हम लास्ट में, महीने के लास्ट में क्या वैल्यू बचती है वो कंप्यूट करके चलते हैं. इज दिस क्लियर. और इससे क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर होती है. सो वी हैव फीफो, लास्ट में जो बच जाएगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा. लीफो, जो पहले आया होगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा. वेटेड एवरेज में हम सारे के सारे यूनिट्स का एवरेज करके चलते हैं और यहाँ पे हम एवरेज रेट और एवरेज यूनिट्स निकाल कर चलते हैं. So there are two methods, perpetual system and the periodic system. Perpetual system में क्या होता है, real time stock recording are maintained. For example, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. मेरे पास आज माल आया, मेरे पास क्या आया, माल आया, तो मैंने काउंटिंग करी, दैट इज नोन एज परपेचुअल सिस्टम. मैंने माल आया, मैंने माल को खरीद लिया, मतलब परचेज कर लिया, पर वो मेरे को डिलीवर पता कब होगा, आफ्टर 5 days डिलीवर होगा. पर क्या मैंने ऑनरशिप ले ली, क्योंकि मैंने गुड्स को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, परचेजेस कर दिया. तो वो क्या है, रियल टाइम स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं परपेचुअल सिस्टम में. जब जब मैंने परचेज बिल भी किया उसे मैं रिकॉर्ड करके चलूंगा. पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, पीरियोडिक सिस्टम में होता है, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. मैंने माल लिया, पर क्या वो मेरे माल अभी गोडाउन में आया, द आंसर इज नो. वो कब आएगा, आफ्टर 5 days. तो जब आएगा तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा इन द इन्वेंटरी, दैट इज नोन एज पीरियोडिक सिस्टम. That is known as periodic system. So we always make the adjustment for obsolete, damaged goods, consignment stock, stock in transit, and the accounting return and the purchase discounts का हम क्या करके चलते हैं, accounting करके चलते हैं. नेक्स्ट हमने पेज नंबर 2 पे बोला कि रॉ मटेरियल की क्या डिफाइन होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की क्या डिफाइन होती है, फिनिश गुड्स कैसे हम डिफाइन करके चलते हैं, एंड देन लूज टूल्स क्या क्या होते हैं. फिर हमने यहाँ पर इन्वेंट्री को बोला कि एज पर AS2 इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होती है. तो फिर हमने कॉस्ट ऑफ परचेज दिखाया, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होती है इन्वेंट्री की, कॉस्ट ऑफ परचेज होती है जब मैंने माल को खरीदा. सपोज आई एम इन इंडिया एंड आई एम परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम स्पेन. तो स्पेन से जब तक मेरे माल डाउन में नहीं आ जाता तब तक की सारी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल बीच में शिपिंग आएगी, बीच में ट्रांसपोर्टेशन आएगा, अगर मैंने किसी को कोई भी पैसा पे किया मेरे माल को मेरे गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो रिश्वत क्यों ना हो, चाहे वो GST क्यों ना हो, चाहे वो टैक्सेस क्यों ना हो, वो मेरे कॉस्ट में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे. पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ अगर मेरे को इन्वेंट्री को सेल करना है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, द आंसर इज नो, क्योंकि सेलिंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. सेलिंग खर्चा अगर हम जो भी करते हैं वो आफ्टर इनकर्ड, जब मेरे गोडाउन में माल आ चुका है.
जब मेरे गोडाउन में माल आ चुका है। अगर माल जो है वो गोडाउन तक नहीं पहुंचा, इन बिटवीन जितना भी खर्चा होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आने वाला है। ठीक है, फिर हमने एक कंसेप्ट किया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट वाज 20% ऑन द कॉस्ट मींस 16.67% ऑन द सेल्स, 50% on the cost means 33% on the sales, then GP on cost 50%, GP on sale is 20%. So these are the things we have done. And then हमने sales minus cost of goods sold is what, GP. और अगर cost of goods sold निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, opening plus purchases plus direct expenses minus closing stock, right? So these are the things we have to compute. अब हमने क्या करना है, हमने sums करने हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंड सिमिलरली अगर हम अपना परपेचुअल में आते हैं तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नथिंग बट द क्लोजिंग स्टॉक। सो स्लाइड डिफरेंस इज देयर, ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, यहाँ पे क्लोजिंग होता है, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या हो रहा था, क्लोजिंग। तो ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर हम क्या निकाले थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाउ वी हैव टू डू illustration 1 we have already discussed, illustration number 2 we have already discussed, 3 we have already discussed. Let's see 4. This is 3. Let's discuss 4. So it is the in the same example let's calculate the closing value as per the average price method. So ऊपर हम जाएंगे, जितने भी हमारे एवरेज गिवन थे, जितने भी हमारे प्राइजेस गिवन थे, सपोजली दीज वर 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, कितने हैं, 5. सो डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, यू विल गेट द एवरेज प्राइस। तो हमने क्या किया, हमने सारे के सारे प्राइजेस को लिखा, 50, 55, 60, 47 डिवाइडेड बाय 5, सो वी गॉट 53.4। लास्ट में हमारा माल कितना बच गया था, एज पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 कितना माल बच गया था, 1000 यूनिट्स का। तो 1000 यूनिट्स को हमने 53.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गॉट सिंपल एवरेज और द क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं, वेटेड एवरेज मेथड को, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो इसे अपनी नोटबुक पे नोट करके चलिएगा। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज गोइंग टू बी 5th। सो लेट्स कैलकुलेट 5th सम। अब सबसे पहली बात है, उन्होंने बोल दिया है कि बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन नंबर विच, बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। सो सम डेटा इज देयर, December 4, 10, 11, 19, 28. विल यू रिमेंबर द डेट्स, 4, 10, 11, 19, 28. 4, 10, 11, 11, 19,
देन इज 28। तो इन डेट्स पे हम क्या कर रहे हैं, इन डेट्स पे हम परचेज करके चल रहे हैं। इन डेट्स पे हमने क्या किया है, हमने परचेजेस किए हैं। कितनी क्वांटिटी करी है, 900, 400, 300, 200, 800। सो विल यू रिमेंबर 900, 400, 300, 200, 800। So quantity is 900, 800, 900, 400, 300, then 200, then we have something 800. So this is the quantity. Now you will tell me the prices. Let's discuss the prices. So it is 50, 55, 55, 60 and 47. So note down 50, 55, then 55, then you have 60, this is 55. 60 and then last one price was 47. अभी आप क्या करोगे, मेरे साथ एक फॉर्मेट ड्रॉ करोगे और हम पहले क्या करते हैं, हम नेक्स्ट सम का भी डेटा जो है वो कैप्चर करके चलते हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है, इशू किया है 5 को, 20 को, 29 को। So we have issued 5 को, then 20 को, then 29 को। So this is different pen stands for issue के लिए, ठीक है। अब आप मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आप लिख के चलोगे डेट, देन परचेज, देन इशू, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर बैलेंस इन्वेंट्री, क्लोजिंग या फिर बैलेंस इन्वेंट्री। अभी तक आपको समझ लग रहा है? सो व्हाट वी हैव टू डू इज, डेट में यहां पे हम साथ में लिख लेते हैं क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 तारीख को क्या किया, परचेज किया। 4 तारीख को क्या किया, परचेज किया, तो हमने यहाँ पे 4 का लिखा, डेट लिखा, देन क्वांटिटी कितनी बाय की थी हमने, 900 एट द रेट 50। सो 900 एट द रेट 50, सो 9 5 जा 45,000। इशू हमने कुछ भी नहीं किया, तो बैलेंस क्या बचेगा, जो ओपनिंग वही हमारा क्या होगा, क्लोजिंग, वही हमारा क्या होने वाला है, क्लोजिंग। देन नेक्स्ट डेट कम्स, हमने 4 का डेटा कर लिया, 5th पे हमने क्या करना है, हमने इशू किया, तो कुछ भी हमने परचेज तो कुछ भी नहीं करी है, तो कितनी क्वांटिटी हमने इशू करी है, तो हमने क्वांटिटी इशू की है, हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। So 500, 600, 500, 500, then 600, then again 500. So let's write 500 क्वांटिटी। जो लास्ट प्राइस होगा ना, यहाँ से देखोगे आप, जो लास्ट प्राइस होगा वही हम विड्रॉ करके चलेंगे। सो कैलकुलेट 25,000, कैलकुलेट 25,000। नाउ
आप मेरे साथ रहना, सबसे पहले बैलेंस क्वांटिटी कितनी बचती है पहले ये बताओ। 900 मेरे पास ऑलरेडी थी, मेरे पास क्या थी 900 ऑलरेडी मेरे पास क्वांटिटी थी, मैंने 900 में से 500 क्या कर ली, इशू कर दी, बैलेंस कितना बचा मेरे पास, बैलेंस बचा मेरे पास 400, बैलेंस कितना बचा मेरे पास 400। अब 45,000 में से 25,000 गया, कितना बचा, 45 में से 25,000 गया, कितना बचा 20,000, 45 माइनस 25, राइट डाउन 45 माइनस 25 कितना आया 20,000। अब ये 20,000 डिवाइडेड बाय 400 करो, कितना आता है 50। दिस इज माई नथिंग बट एवरेज प्राइस, this is nothing but the average price. So what I have to do, for 20,000 divided by 400 I got 50 as the average price. Now the next step, we are calculating weighted average price method. तो आगे जाकर ना दिक्कत आ जाएगी, that's why I am revising this solution कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में हम क्या करके चले, पहले ही सोल्यूशन हम 45 डिवाइडेड बाय 900 करके चलो। सबसे पहले स्टेप ही ये कर लो, 45,000 डिवाइडेड बाय 900 यू विल गेट सेम प्राइस, दैट इज 50। सो बिकॉज आगे जाके सब में आपको क्या आने वाली फिर दिक्कत आएगी, दैट्स वाई पहले से ही हमने क्या कर लिया है, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके चले हैं। देन 10th को, सो 10th को हमने क्या किया, हमने यूनिट्स परचेज किए। यूनिट्स कितने परचेज किए 400 एट द रेट 55। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 55 करो, कितना आता है 22,000। इशू तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो अब हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, मेरे पास ऑलरेडी यूनिट्स हैं 400, नए मैंने कितने ले लिए 400 और ले लिए, तो कितना आया 400 प्लस 400 800, और मेरे पास पुराना माल कितना पड़ा हुआ था 20,000 का, और अब मेरे पास और कौन सा माल आ गया 22,000 का। सो 20 प्लस 22 इज 42,000। एवरेज प्राइस कैलकुलेट करो, 42 डिवाइडेड बाय दिस 52.5, 52.5। सो हैव यू गॉट दिस, 42,000 divided by 800 we got 52.5, clear। then yes 10 के बाद आया 11, we have purchased 300 at 55। so calculate with me, 300 at the rate 55, what is the price 16,500 you got, right, and the date is 11 December 11। आपने कुछ भी इशू नहीं किया। अब मेरे साथ कैलकुलेट करना, 800 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थे, 300 यूनिट और आ गए, तो टोटल कितने हो गए यूनिट्स 1100। 42,000 प्लस 16,500 कितना बना 42,000 प्लस 16,500 कितना बना 58,500। so what you will do, 58,500 divided by 1100 you will get 53.18 as the answer or the average price for the 1100 units। now मूविंग फर्दर, हमने दिसंबर 11 के बाद क्या किया है, दिसंबर 11 के बाद दिसंबर 19 आया। सो व्हाट वी हैव डन, दिसंबर 19 कितने यूनिट्स परचेज किए हमने 200 एट द रेट 60। सो 200 यूनिट्स एट द रेट 60। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 12,000। सो आई हैव नॉट इशूड एनीथिंग। 1100 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी थे, 200 यूनिट और आ गए, तो क्या मैं 1300 लिख दूँ। 58,500 प्लस 12,000
70,500. Now 70,500 divided by 1300. 54.23 my average rate, average price for the 1300 units. Now comes December 20 जिसमें मैंने issue किए 600 units. December 20 600 units. लास्ट मेरा प्राइस था 54.23, तो मैं उस प्राइस पे क्या करूंगी इशू. सो 600 54.23 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आता है. एंड मैंने क्योंकि इशू किया है तो मेरे को यहाँ पे परचेज वाले कॉलम पे नहीं लिखना, मेरे को इशू वाले कॉलम पे लिखना है. हाउ मेनी यूनिट्स 600 units at 54.23 and I got 32538. 32538. So 1300 में से 600 यूनिट तो गए, 1300 में से 600 यूनिट तो गए, बचे कितने 700 यूनिट्स. अब 70,500 माइनस 32538. ध्यान रखना इस वाली फिगर से हमें ये वाली फिगर माइनस करके चलनी है. सो 70,500 माइनस 32538. So we got something 37962. So 37962. 37962 divided by 700, what we will get as 54.23 as our average price. अब हमने दिसंबर 28 पे आना है. दिसंबर 28 में क्या बोल रहा है, हमने 800 यूनिट्स लिए at 47. So December 28 800 units at 47. So multiply 800 into 47. 37600. So three seven 37600 I got. and then issue मैंने कुछ भी नहीं किया. 700 में से अब मेरे यूनिट्स कितने बचते थे 1300 प्लस 600 हमने परचेज किए. 700 प्लस 800 1500. 37962 plus 37600. So we have something 75562. So 75562 divided by 1500. So you will get 50.37. लास्ट में हमने 29th को इशू किया है और इशू क्या किया है 500 यूनिट्स. सो 500 यूनिट्स लास्ट प्राइस वाज 50.37. मल्टीप्लाई करो 50.37 500 को 50.37 के साथ, यू विल गेट समथिंग 25185. सो 1500 में से 500 यूनिट्स तो गए 1000 और लास्ट प्राइस देखो 75562 माइनस 25185. This figure subtracted by this figure, you will get 50377. So 50377 divided by 1000, it's 50.37 या फिर 50.38 भी कर सकते हो. So closing inventory at last is 1000 units at the rate 50.377 or 50.38. So we can calculate 1000 multiplied by 50.38, 50380. 50380. This was weighted average price method. Any doubts over here? Any doubts over here? Anyone? No? Clear. So let's move on to the next illustration, that is illustration number 6. Yes, अभी एक और सम है. Illustration number 6.
सबसे पहले देखो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स का मतलब क्या है, हमने क्या किया होगा, परचेजेस, दिस इज नथिंग बट द परचेजेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, परचेजेस करी 1575, तो मैं यहाँ पे क्या वर्किंग नोट बना दूं और जिसका नाम क्या रख दूं, कॉस्ट ऑफ परचेजेस। क्यों कॉस्ट ऑफ परचेजेस, क्योंकि जो मैंने गुड्स रिसीव करी हैं सप्लायर से, दैट इज नथिंग बट द सप्लायर बट द कॉस्ट, सो गुड्स received from supplier, the amount was 1575 500, 1575 500। अब कोई भी तरीके का रिफंड वाली चीजें होंगी ना, तो हम क्या करके चलते हैं, हमेशा याद रखना, हम माइनस करके चलते हैं, डिस्काउंट होगा तो माइनस करके चलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है और टैक्सेस है, टैक्स क्या है, खर्चा, तो दैट वुड बी एडेड, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट, काइंड ऑफ हम इसे सबट्रैक्ट करके चलेंगे। सो लेस ट्रेड डिस्काउंट है 3%, जीएसटी है 11%, सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 3%, तो आप क्या करोगे, 15,75,500 का 3% करो, दैट इज 47,265, 47,265। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 1575 500 में से पहले इसको अमाउंट को माइनस कर दो, तो यू विल गेट 15,28,235। जीएसटी क्या करोगे, ऐड करोगे एट द रेट 11%, सो इस वाली फिगर के ऊपर 15,28,235 के ऊपर 11% करो, कितना आ रहा है, 15,28,235 के ऊपर 11%, 15,28,235 मल्टीप्लाई बाय 11%, so 168 106, और टोटल फिगर क्या आ गई हमारे पास, इसको प्लस करिए, 1528,235 प्लस 168,106, something you are getting 16,96,341. so let's jump to our sum, हमने ये एडजस्टमेंट कर ली है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर 8,7,500, ठीक है। तो पैकिंग का खर्चा भी क्या होगा इसमें इंक्लूड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है ना, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, दैट इज 8,7,500, ऐड करोगे तो यू विल गेट, ऐड करके चलोगे तो यू विल गेट 17,83,841, so this is nothing but the cost of purchases, cost of purchase. Now let's see the sum. Sales during the year is given 22,04,500, sales price of closing inventory is given 235,000, तो हमें क्या करना है, दोनों अमाउंट्स को लिख लेंगे, सेल्स ड्यूरिंग ईयर मतलब साल में कितनी सेल करी है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, सो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर 22,45,500 एंड सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये सेल्स प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस देखा था, उसमें क्या लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक शुड आइदर बी एट एनआरवी और कॉस्ट,
सेल प्राइस पे तो होना ही नहीं चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स मार्जिन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें, सेल मार्जिन। सो 235,000, इसको ऐड कर दीजिए, 2480500, 248,500। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपने परचेजेस निकाली थी, कितने की निकाली थी, 1783। तो सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर देते हो तो यू व्हाट यू गेट, COGS, है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट यू गेट, ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट यू गेट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास सेल्स कितनी है, मेरे पास सेल्स हैं 2480500 माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज इज नथिंग बट 1783,841 as we have calculated in our working note number 1. So इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 696,659. So we have successfully calculated the GP, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन निकाल कर चलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन निकाल के चलेंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे 696,659 डिवाइडेड बाय, किस फिगर को डिवाइड करके चलेंगे हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन। सो डिवाइडेड बाय 2480500 करो, something you will get, this is total price 28 point, this is total sales, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ सेल्स के ऊपर करना है तो फिर आप इनको करोगे, हमें क्योंकि सेल्स प्राइस दोनों, ये भी सेल में था ये भी सेल में था, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड। कितना आया, 28.08। सो इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं 28.09 बिकॉज वी गॉट समथिंग एज 28.085। सो %, that is our gross profit margin, राइट। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री किस पे मेजर होनी चाहिए, इन्वेंट्री हमेशा होनी चाहिए एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हमें क्या करके चलना है, नीचे लिखते हैं इसके, हमारे पास इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री वाज 235,000। Now we have to calculate what, we have to calculate, हमने GP मार्जिन कैलकुलेट किया था, हमने GP मार्जिन कितना था हमारे पास, that was 28.09। so 2,35,000 का आप 28.09 करिए, कितना आता है, it must be 66,012। सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट cost, you will definitely get what, cost. So something called 168,988, 168,968, let me confirm, 168,988। so we got our answer done, ठीक है। so we have successfully done illustration number 6 and the 5. Fifth is very important, must be revised because आपके weighted average के sums निकलेंगे, FIFO भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, as well as LIFO भी, weighted average भी पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली एक ना एक अटेम्प्ट पे इलस्ट्रेशन भी पूछी जाती है, बैक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जीपी मार्जिन 2,35,000,
2,35,000 का मल्टीप्लाई बाय 28.09%, 28.09 का परसेंटेज। Sorted? Okay, so this was all about it. आपका अभी होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 11. Seven, then 8, then 10, 9, 10 and then 11. 11 तो आपको मस्ट ट्राई करके आनी है क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड 12th भी आपको मस्ट करनी है बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज बेसिस. सो हमने फीफो एंड वेटेड एवरेज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, लीफो भी हमने कर लिया है. लीफो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सॉल्व किया था. ठीक है, सो ये आपका 11 तक क्या है होमवर्क, एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द इन्वेंट्री एंड वी विल सक्सेसफुली कंप्लीट द इन्वेंट्री चैप्टर. थैंक यू सो मच, गुड बाय.